हेलो, हाउ आर यू डूइंग बच्चा लोग। आई एम डॉक्टर श्वेता मलानी, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर, और ये है आपका अपना बायो चैनल तनीषा एजुकेशनल हब। क्लास 12 के चैप्टर 15 के आज आखिरी लेक्चर पर हम खड़े हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। द चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। जिनके पिछले लेक्चर्स छूट गए, यू कैन फॉलो द लिंक्स गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला सारा लेक्चर्स देख लीजिए, फिर आज का लास्ट कंक्लूडिंग लेक्चर, वो आपको और देखने में मजा आएगा। राइट, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, मूव करते इनटू कंजर्वेशन। आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली आज के टॉपिक में मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगी। पहला, व्हाट इज द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड सेकेंड, हाउ टू वी कंजर्व दैट बायोडाइवर्सिटी। तो नीड में आपके इट्स वेरी सिंपल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू टुडे। तीन चीजें लिखी हैं। द बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्व करने का मेन तीन कारण है, तीन कैटेगरी है: नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन एंड एथिकल। नैरो यूटिलेरियन मतलब एवरीडे में, अगर नैरो मतलब हम बहुत नैरो वे में देख रहे हैं, एवरीडे की चीजों के लिए हम बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट है। कैसे? वी नीड फूड, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। वी नीड मेडिसिन, अच्छा प्लांट नहीं, प्लांट एंड एनिमल दोनों से मिलते हैं। वी नीड मेडिसिन, राइट, वी नीड क्लोथ्स एंड सो ऑन, द लिस्ट कंटिन्यूज। ये जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जो हमें चाहिए, खाना, पीना, कपड़े, लत्ते, ऑल दीज थिंग्स कहां से आते हैं? आपके चारों तरफ जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, आपको उससे आते हैं। राइट, तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं करेंगे तो ये डे टू डे की चीजें ये भी आपको मिलनी मुश्किल हो जाएगी। राइट, फिर आ जाते हैं ब्रॉड यूटिलेरियन। ब्रॉड यूटिलेरियन में आता है कि थोड़ी दूर की सोचो, थोड़ी बड़ी सोचो। वो क्या है? ब्रॉडली, अच्छा डे टू डे में आपको नहीं दिख रहा है, वो एविडेंटली आपको दिख भी नहीं रहा है, इसलिए आपको उसकी कदर नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में इसकी गड़बड़ हो जाने से बहुत मुश्किल है। दैट इज नॉर्मल थिंग्स, जैसे ब्रॉड यूटिलेरियन में आएगा जैसे ऑक्सीजन। ठीक, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑक्सीजन का साइकिल है, सॉइल का साइकिल, वाटर साइकिल, ये जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, ये कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ की बायोडाइवर्सिटी इसको कंजर्व करने में मदद करती है। अगर पेड़ है तो ऑक्सीजन है, पेड़ है तो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पेड़ है तो वाटर साइकिल मेंटेन करते हैं। यानी कि ब्रॉड यूटिलेरियन इसकी काफी यूटिलाइजेशन है। एंड एथिकल, एथिकली इट्स रॉन्ग। अगर आप किसी भी प्लांट या एनिमल को किल करते हैं, कट करते हैं, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी इस दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में मात्र एक स्पीशीज है। जैसे मैंगो एक स्पीशीज है, जैसे एनी अदर से टाइगर एक स्पीशीज है, वैसे आप भी एक स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियन सेपियन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा दर्जा केवल एक एनिमल्स का है। वी आर बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमेलिया। जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वैसे हम मैमल्स हैं। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म की, दैट्स अ सिन। एवोल्यूशन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी एवोल्यूशन चल रहा है। अगर एवोल्यूशन चले, हमसे कोई एडवांस ऑर्गेनिज्म आ जाए और हमें पिंजरे में, जू में बंद कर दे और अपनी मर्जी से खाना खिलाए, राइट, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे ही दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए हैं, उनका नेचर में अपना एक अस्तित्व है। दे हैव अ रिप्रेजेंटेशन इन द नेचर। इस तरह से आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को अच्छा, किसी को बुरा, डिवीजन करके किसी को कंजर्व करते हैं, किसी को किल करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एथिकली दैट्स रॉन्ग। यू आर जस्ट वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द 7 मिलियन और सो स्पीशीज thought to be existing on this earth, right? तो ये तीन रीजंस है। एक, आपके रोजमर्रा की चीजों के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूर की चीजें भी हैं जैसे ऑक्सीजन, इनकी भी दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ा बात है, ये मॉरली भी गलत है कि आप अदर ऑर्गेनिज्म का इनडिस्क्रिमिनेट अपने फायदे के लिए किलिंग करें। नैरो यूटिलेरियन में आएगा, ह्यूमन बीइंग्स डिराइव अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जैसे फूड, फाइबर, फायरवुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे रेजिन, गम, डाइज, टैनिन्स, मेडिसिन एक्सेट्रा।
25% ऑफ द ड्रग्स जो हम लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, ये मेनली प्लांट्स, एंड अबाउट 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब आ जाओ ब्रॉड यूटिलियरियन में। वे वैसी चीजें हैं जिनको हम प्राइस टैग नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसी हैं जो आप खरीदते नहीं है बट प्राइसलेस है, राइट? प्राइसलेस है। कल के दिन जो आपको फ्री में मिल रहा है, अगर आपको खुद से उसको बनाना पड़ जाए तो आप यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। हम अगर ऑक्सीजन, हमें पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना पड़ जाए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने जाते हैं, आम आदमी के पॉकेट में नहीं है, बजट में नहीं है। वो भी कब? जब एक बार समझे बीमार पड़े साल में 10 दिन के लिए, तब तो जेब खाली हो जाती है। अगर हर दिन के लिए और हर आदमी के लिए हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाना पड़े, दैट विल बी कंप्लीटली प्राइसलेस। हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी प्राइसलेस चीजें, जैसे पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स एंड सीड्स नहीं बनेंगे। एस्थेटिक प्लेजर, भाई अभी बहुत बोर हो गए, अभी तो कोरोना टाइम में लोग और बोर हो गए, लोग घूमने जाना चाहते हैं, चलो थोड़ा शिमला हो आए, ठीक है, कहीं पे घूमने चले जाए। वहां पर अगर आपको हरियाली नहीं रहेगी, ब्यूटी नहीं रहेगी, सिर्फ चारों तरफ कंक्रीट का जंगल, बिल्डिंग्स दिखाई देगा, आपकी जिंदगी बिल्कुल मायूस हो जाएगी। सो दिस इज अ प्राइसलेस थिंग दैट बायोडायवर्सिटी गिव्स अस, लाइक बर्ड वॉचिंग, you know, watching the flowers bloom during the spring, walking through the forest, etc. ठीक, these are some of the broadly utilitarian में जैसे production of oxygen, maintenance of biogeochemical cycle, etc. Every species, अब ethical पे आ गए, it has an intrinsic value, इवन दो वो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू का नहीं हो, उससे हमें कोई फायदा नहीं हो, हम उससे पैसे नहीं कमा रहे, उसको हम खाने के रूप में यूज नहीं कर रहे, फिर भी हर ऑर्गेनिज्म स्पेशल है। ये हमारा मॉरल ड्यूटी है कि हम उसका केयर करें एंड उसको क्या बोलते हैं, बचा कर रखें, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो बचावा रहे, राइट? तो बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करें जब हो गया है, तो अगला टॉपिक है कैसे कंजर्व करें, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। नाउ अप्रोचेस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये आई थिंक इस चैप्टर का अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब यहां पर मेनली बेटा दो अप्रोच आते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। एक है इन सिटू मीन्स नेचुरल हैबिटेट, विद इन द नेचुरल हैबिटेट हम ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर रहे हैं जहां वो रहता है। जैसे जंगल में अगर शेर रहते हैं तो हम उसको जंगल को प्रिजर्व कर रहे हैं, नेचुरल जंगल को, वहां नेचुरल हैबिटेट पे हम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज इन सिटू। एंड एक्स सिटू मीन्स जब हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक आर्टिफिशियल मैन मेड हैबिटेट में ले आते हैं और स्पेशल देख रेख और केयर में हम जब उसके स्पीशीज को प्रोटेक्ट एंड परपेचुएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे जू, बोटानिकल गार्डन। ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है, आप वहां नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पर है नहीं। आप वहां घास वास उगाकर उसको एक जंगल का लुक देने की कोशिश करते हैं पर वो एक्चुअली जंगल में नहीं है जू। आप जब उसको किसी मैनमेड एनवायरनमेंट में उसको परपेचुएट या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, इस टाइप के कंजर्वेशन टेक्निक को हम कहते हैं एक्स सिटू या ऑफ साइट, ठीक। तो पहले आ जाओ इन सिटू कंजर्वेशन, फिर आ जाओ एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसका डिफरेंस आएगा, स्कूल एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू। In situ में it is a process of protecting endangered species of plants and animals in their natural habitat, either by protecting or cleaning up the habitat and by defending the species from its predators. जब आप नेचुरल हैबिटेट को क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वहां स्पीशीज को प्रीडेटर से बचाते हैं, पर नेचुरल हैबिटेट में करते हैं। It is the process of protecting plants and animals by removing it from the unsafe threatened habitat and placing it under the care of humans. आप इसको उसके natural habitat से निकाल कर human के care में ले आते हैं। Second, it helps in recovering population in the surrounding where they have developed their distinctive features. यहाँ organism को आप उस जगह पर रिकवर करने का मौका दे रहे हैं जहां पर वो अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स
को डेवलप किए। जैसे शेर है, उसका एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या है, वो दूर दूर तक घूमेगा, दौड़ेगा, शिकार करेगा एंड तब अपना भोजन यानी कि फूड लेगा। आप जब जू में ले आते हो तो क्या करते हैं, आप उसको रेडीमेड मीट दे देते हो। तो उनका ये ना प्रीडेशन का नेचुरल जो डिस्टिंक्ट उनका जो एक हैबिट है जो इवॉल्व किया है नेचर में, वो सारा क्या होता है, बैक सीट ले लेता है। तो इन सीटू में वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, तो अपने नेचुरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स के साथ सरवाइव करते हैं। एक सीटू में भी आप रिकवर करते हैं, लेकिन अंडर सिमुलेटेड कंडीशन। सिमुलेटेड मींस आप आर्टिफिशियल कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक नेचुरल, बट इट्स नॉट 100% नेचुरल। ठीक है, दैट रिजेंबल्स क्लोजली टू द नेचुरल हैबिटेट। थर्ड डिफरेंस अगर आपको आया, 3 मार्क का आया, तो थर्ड में एग्जाम्पल डाल देना। जैसे इन सीटू में आएगा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें आएगा जू, आर्बोरेटा, सीड पॉलन बैंक्स, जीन बैंक्स एक्सेट्रा। हो गया, तो 3 मार्क का डिफरेंस, वेरी गुड। सो इन सीटू स्ट्रैटेजीज में मेनली आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक, एंड एक्स सीटू में आएगा बोटानिकल गार्डन, जू, सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर। तो इन सीटू एंड एक्स सीटू जो स्ट्रैटेजीज है, थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ ले। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लाइक दिस। तो थोड़ा सा उसको देखेंगे। उससे पहले क्विकली विल स्टार्ट फर्स्ट विद द बायोस्फीयर रिजर्व। इन सीटू कंजर्वेशन का पहला मेथड बायोस्फीयर रिजर्व, उससे स्टार्ट करते हैं। There are about 425 biosphere reserves in the world and 14 are found in India. मैं फिर बता दूं, ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वही 2004 की घिसी पिटी अभी भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। इट्स रियली एन आयरनी, सच में दुख की बात है कि हम अपने एजुकेशन को इतना अपडेट नहीं करते, पर फिलहाल जो एनसीईआरटी में वही पढ़ोगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 425, 425 याद रखना। एंड इंडिया में इसमें से कितने हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उनका नाम मैंने दे दिया, ये कभी नहीं आएगा, फिर भी देख लो। नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, निकोबार, अगस्त मलई, कंचनजंगा, पंचमरही, सिमलीपाल, देहांग दिबंग, दिब्रू साइखोवा, अचेन्नमक, अमरकंटक, राइट। ये 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। एक्चुअली एक बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? जब हम कहते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व है, सपोज हम कहते हैं कि ये नीलगिरी में ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो एक्चुअली हम मीन क्या करते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफी अलग प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है। ऑर्गेनिज्म को हम नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। इन व्हाट सेंस? बायोस्फीयर रिजर्व में हम नेचुरल हैबिटेट को जो प्रोटेक्ट करते हैं, इसका केवल एम कंजर्वेशन नहीं है कि एनिमल्स को कंजर्व किया जाए, ठीक है, ताकि उनका नंबर डिक्लाइन ना करे, वो एक्सटिंक्ट ना हो। इसका एम केवल कंजर्वेशन नहीं होता, इसके 2 और एम्स हैं, और हम तीनों एम को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। व्हाट आर द अदर 2 एम्स? फर्स्ट ऑफ कोर्स इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी में मतलब यहाँ पे केवल प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं है, लैंडस्केप है, यानी कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट को हमको कंजर्व रखना है। स्पीशीज है, हर स्पीशीज का जो जेनेटिक वेरिएशन है सबको हम कंजर्व करेंगे, राइट। सेकेंड हमारा एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है, हम ये नहीं कहते पेड़ मत काटो, हम ये नहीं कहते कि थोड़े बहुत जानवरों को मत मारो, क्योंकि आज हमारा जैसा लाइफस्टाइल हो गया है उसमें हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए वुड कहाँ लाएंगे? अगर हम पेड़ के को कुछ पेड़ को नहीं काटेंगे या उनके पार्ट्स को नहीं काटेंगे या उनके फ्रूट्स एंड सीड्स को काटेंगे नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे अपने लिए सीड्स, फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स? कहाँ से लाएंगे? इन सब के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
अगर हम कहते हैं एनिमल्स को बिल्कुल मत मारो, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके एनिमल प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हम लोग मीट यूज करते हैं एज फूड, हमें मिल्क चाहिए, मीट चाहिए, बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस हैं, हमें चाहिए ये एनिमल्स, राइट। तो हम एकदम नहीं कह सकते किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल को छुओ भी मत, उसके पार्ट्स एंड प्लांट को बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट मत करो, ये कहना असंभव है। हम कहते हैं यूज करो, पर इस तरह से यूज करो कि वो लुप्त नहीं हो जाए, एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए। मतलब द रेट ऑफ यूसेज शुड बी समहाउ बैलेंस्ड विद द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब आप जितना मार रहे हैं, कम से कम उस स्पीड में उसके बच्चे भी पैदा हों, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप चीजों को इस तरह से एक्सप्लॉइट करें कि आप तो इस्तेमाल करें ही, आपकी भावी पीढ़ी, आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो चीज बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि आप यूज करके खत्म कर दें, एक्सटिंक्ट कर दें, और ये बहुत ही बुरे कंडीशन का अर्थ अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप हैंड ओवर करके जाए, राइट। ये काम नहीं होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि आप खुद भी यूज करें और इस तरह से यूज करें कि आने वाले जनरेशन्स के लिए भी वो बचे, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व का सेकेंड एम है, फर्स्ट है कंजर्वेशन, सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू फॉस्टर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। दैट मीन्स आप कल्चर एंड सोसाइटी में उस इकोसिस्टम को पास कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो बचे। एंड थर्ड, सपोर्ट फॉर लॉजिस्टिक्स। दैट मीन्स ये इकोसिस्टम आपको स्कोप दे फॉर रिसर्च, फॉर स्टडीज, सो दैट हम उसके बारे में और जान सके और उसको अपने साथ लेकर चल सके, ताकि दूर तक हम अपने बायोडाइवर्सिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर दूर तक इस साथ को निभा सके। सो लॉजिस्टिक मीन्स यू शुड हैव स्कोप कि यहाँ पर रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, इनफॉर्मल एक्सचेंज रिलेटेड टू लोकल, नेशनल, ग्लोबल इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए उनको बचाने के लिए, हमें किस प्लांट से क्या मिलता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इस तरह के रिसर्च एंड एजुकेशन का भी उसमें स्कोप हो। अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, जिसका मेन एम होता है कंजर्वेशन। अब बायोस्फीयर रिजर्व का 3 एम होता है। ये एक यूनेस्को का काफी फेमस प्रोग्राम है बायोस्फीयर, मैन एंड एनवायरमेंट, जहां मैन अपने एनवायरमेंट को साथ लेकर आगे चल सके। इसको मैन एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम बोला जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली 3 जोन में बटे हुए होते हैं। ये जोन भी आता है आपके एनसीईआरटी में, कुछ भी नहीं है पर आता है। सबसे पहला क्या है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द कोर जोन। ये देखो, एक यहां तक एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक यहां तक है। इसको हमने 3 जोन में बांटा है। जो एकदम सेंटर वाला पर्पल कलर से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कोर जोन। कोर जोन वो जोन है जो हाईली प्रोटेक्टेड है, जो कंजर्वेशन का काम करता है। यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्ट्रिक्टली कंजर्व किया जाता है। यहाँ आम आदमी नहीं जा सकता, इवन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जाते। ये वो एरिया है कोर जोन, जहां पर एनिमल्स को, प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन क्या बोलते हैं, ह्यूमंस जो क्या करते हैं, दे ट्राई टू इंटरफेयर ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं। एक मिनिमम एकदम यूज अलाउड है, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी इनडिस्क्रिमिनेट नहीं जा सकते, राइट। सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज योर कोर जोन। ये आप देख सकते हैं एकदम सेंटर में। इसका मेन एम क्या है, द एम ऑफ कोर जोन इज कंजर्वेशन। ग्रेट। आपको उसके बाद का जो जोन है आप उसको देख सकते हैं, कोर जोन के बाद ये आपका सेंटर में बना हुआ है, उसके बाद है बफर जोन। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द बफर जोन। दिस इज दैट एरिया जहां पर रिसर्च, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म चलता है।
ठीक, ये वो एरिया है जहां पर थोड़े बहुत रिसर्च लैब्स वगैरह बने हुए हैं, जहां पर आपकी स्टडीज होती है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, इनके लाइफ स्पैन की, इनके कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की, एंड टूरिज्म। आप अगर जंगल सफारी में जाना चाहते हैं, आप एनिमल्स वगैरह को देना चाहते हैं, तो आप केवल इस एरिया में घूम सकते हैं। दैट एरिया इज कॉल्ड एज द बफर जोन। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन वहां है जहां पर लोकल जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको यहाँ पर रहने की भी इजाजत है। देखिए होता क्या है ना, जब भी एनवायरमेंट को कंजर्व करने की बात आई, देयर हैज बीन अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट। वहां के लोकल लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस जंगल में रह रहे हैं, वहीं पर डिपेंडेंट है, उसी के फायर फॉडर फूड मेडिसिन पर डिपेंडेंट है, जो अभी अर्बनाइजेशन से जुड़े नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जंगल से लकड़ी लाना, उसे बेचना, उससे पैसे आएंगे, चूल्हे जलेंगे। जब भी हम कंजर्वेशन की बात की है, ऐसे लोगों के साथ भिड़ंत हुई है। अब बहुत सारे ट्राइबल्स तो इवन नक्सलाइट्स में कन्वर्ट हो गए। कुछ खाने को नहीं, कुछ करने को नहीं, करेंगे क्या, तो वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ने डिसाइड किया, उनको आप नेग्लेक्ट करके नहीं बढ़ सकते, आप किसी की रोजी रोटी को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते, उनको लेकर चलना जरूरी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एक ऐसा जोन क्रिएट किया गया। आई जस्ट वांट यू टू सी दैट। एक बार मैं टोटल को इंक हटा दे रही हूं। सो दिस इज, अब मैं चाहती हूँ कोर जोन आप समझ लो, जहां पर एकदम इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। दिस इज द एरिया जहां रिसर्च एंड टूरिज्म अलाउड है, दैट्स कॉल्ड एज द बफर जोन। और जो ये बाहर वाला जोन है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन जोन, जो वहां के लोकल बंदे जो हैं उनको यहाँ रहने का, ग्रेजिंग का, इस एरिया के अगर कोई पेड़ बूढ़ा हो गया तो आप काट सकते हैं, उसकी टहनियां जो गिर गई है उसको आप उठा सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सारे वहां के लोकल लोगों को यहाँ पर इस फॉरेस्ट को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने का या इसके साथ रहने की इजाजत है। दिस जोन इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन जोन। इट इज फॉर द लोकल कम्युनिटीज दैट हैव अ हैंड इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज थ्रू फार्मिंग, फिशरी, अदर नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज। अल्टीमेटली, ठीक है, ये 3 जोन के क्या रिस्ट्रिक्शन लेवल है, ये अलग अलग बायोडाइवर्सिटी अपना दिस बायोस्फीयर रिजर्व खुद तय करती है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया। सो वन ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन प्लान इज, एक फॉरेस्ट है एकदम, आपने सिर्फ उस फॉरेस्ट को एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, राइट, नेशनल पार्क घोषित कर दिया, आपने उसका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। मेरे मन में भी सवाल उठता था, आखिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व है तो नेचुरल हैबिटेट ना, आपने केवल उसको अलग अलग टैग्स दे दिए, तो उनमें डिफरेंस क्या है? तो आपको समझ में आ गया, सारे इन सीटू कंजर्वेशन टेक्निक में बायोस्फीयर रिजर्व इकलौता ऐसा कंजर्वेशन अप्रोच है जहां पर 3 चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है, कंजर्वेशन, देन रिसर्च, एंड तीसरा है देयर इज अ पार्ट फॉर द रोल फॉर द लोकल कम्युनिटीज एज वेल। अकॉर्डिंगली 3 जोन में है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। मैंने आपको बताया 425 बायोस्फीयर रिजर्व्स वर्ल्ड में है, एंड इंडिया में ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। इज दैट क्लियर? ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने कहा था, ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया गया था, जहां पर हमने ये सोचा था मैन अपने बायोस्फीयर के साथ कैसे मेल बनाकर अपने आप को रख सकता है, उसके साथ साथ इवॉल्व कर सकता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में कोई ऐसा लोकल सिंगल मॉडल नहीं है फॉर रनिंग। देयर आर 2 कॉमन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, मैं बार बार कह रही हूं, द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व्स needs to be open, not closed. यहाँ community concerns, adaptation, changes to local circumstances यहाँ होना बहुत जरूरी है। आपको लोकल लोगों के, लोकल गवर्नमेंट के को साथ लेकर चलना पड़ता है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबल उसके प्लान्स होते हैं जिसमें हम सबको एक साथ लेकर चल सके। नाउ माय नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ये इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। Now what I'm just giving you according to 2002 list, imagine कितना पुराना पढ़ रहे हो, 2002 18 साल पुराना, but nothing to do, जो पढ़ना है के हिसाब से
करीब 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 90 नेशनल पार्क्स इंडिया में था, इंडिया हैड, राइट। ये स्टैटिस्टिक्स याद करना है, देयर इज नथिंग, यू कैन नॉट अवॉइड इट। स्कूल में भी आ जाएगा, बोर्ड में भी आ जाएगा, मेडिकल में भी आ जाएगा। कितना नेशनल पार्क्स मैंने बताया? 90 नेशनल पार्क्स। एंड कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताया? 4 एंड उसको डबल कर दो 8, 448। ठीक, इनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है फर्स्ट नेशनल पार्क है टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, इसका तो नाम याद कर ही लेना, फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं है पर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये है लेकिन ये नहीं है, याद कर लेना। कुछ कॉमन का मैंने ऐसे ही नाम डाल दिया, जस्ट एक बार सुन लो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर ना वेरी इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है, गिर आपको पता है, गिर इन गुजरात नोन फॉर लायंस, राइट, गुड। देन सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। दचिंगम सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर, देख सकते हो। सिमलीपाल इज इन उड़ीसा, डेजर्ट नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, अन्नमलाई इज इन तमिलनाडु, बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन कर्नाटक, बीर मोली बाग सेंचुरी इन पंजाब। अगर सबको नहीं भी करना, जिम कॉर्बेट एंड गिर नेशनल पार्क, इन दोनों को जरूर याद कर लेना। जस्ट कुछ झलक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, you can see some of the animals which are actually found there, they are being conserved over there. जस्ट मैंने कुछ फोटोज आपके लिए डाले हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैंने कहा बायोस्फीयर रिजर्व का अप्रोच ही अलग है, मैन एंड बायोस्फीयर अप्रोच यूनेस्को को लेकर चलता है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो दोनों गवर्नमेंट के हैं जिनका मेन एम कंजर्वेशन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? मैंने यहाँ 3 डिफरेंस डाला सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके बुक में कुछ नहीं है। व्हाट आर द 3? ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम दे आर प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डिक्लेयर करती है कि भैया ये वाला फॉरेस्ट आज से नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड ये सर्टन रेगुलेशंस फॉलो करती है जो IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड का कंजर्वेशन यूनियन है, उसने कुछ रेगुलेशंस दिए हैं, कुछ नियम दिए कि अगर आप एक नेशनल पार्क है आपका तो उसको ये कुछ नियम कानून फॉलो करने, तो वो उनको फॉलो करता है। एंड इसका मेन एम है टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ थ्रू कंजर्वेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कंजर्वेशन ही है। किसका? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट के हैं, और गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करती है एंड कंजर्वेशन के मोड से बना है। दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट आर द 3 मेजर डिफरेंस? फर्स्ट, all rights of people within a national park is to be settled, while the rights over land can be allowed inside a sanctuary. नेशनल पार्क जब होता है, कोई एक फॉरेस्ट है, इसको हमने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, अब आपका इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? हम सारे लैंड को सेटल करते हैं, आपकी ये जमीन है, हम ले रहे हैं, इसके बदले में आई एम गिविंग यू दिस कंपनसेशन, नाउ यू हैव नो राइट, नाउ दिस एंटायर एरिया इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, इट हैज टू बी सेटल्ड। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में you may have rights over land and can be allowed inside a sanctuary. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके लैंड राइट्स रह जाते हैं। अगर आपको लगता है नहीं वहां के लोकल ट्राइबल हैं और कहते हैं ये हमारी जमीन है और हम थोड़ा बहुत ग्रेजिंग वगैरह एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लाइक नेशनल पार्क में नो, इट्स एब्सोल्यूट नो, सारे लैंड इश्यूज सेटल कर दिए जाते हैं। ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक कैन बी परमिटेड, मैंने कहा ना, इसीलिए सेंचुरी में बाहर के एरिया में थोड़ा बहुत लोकल लोग ग्रेजिंग वगैरह करा देते हैं। ऑल दिस इज नॉट अलाउड इनसाइड नेशनल पार्क। सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में, लेकिन नेशनल पार्क को डिग्रेड नहीं कर सकते। अभी सेंचुरी है, थोड़ा बहुत लैंड राइट्स हैं आपके, हमने बाद में बोला नहीं अब हम इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने वाले, आप हमें ये लैंड दे दो, और अब आपके कोई इस पे राइट्स नहीं है, गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन दे रही है, आप सेंचुरी को अपग्रेड कर सकते हैं नेशनल पार्क में, बट नेशनल पार्क की जमीन बेच के या राइट्स देकर आप सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गॉट इट? सो थोड़ा बहुत बता दिया, इंटरेस्ट के लिए बता दिया, मुझे भी इंटरेस्ट रहता है तो मैं शेयर कर लेती हूँ। इसके अलावा इन सिटू कंजर्वेशन में
मैंने आपको बताया इन सीटू में पहले कहा है बायोस्फीयर रिजर्व, फिर मैंने बताया आपको नेशनल पार्क्स, फिर मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब मैं फोर्थ बता रही हूं आपको, दैट इज सीक्रेट फॉरेस्ट। ये भी एक इन सीटू सीक्रेट फॉरेस्ट, ये भी एक इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है। आप इन सीटू पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब आप नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करते हैं। मैं बहुत आम भाषा में पहले सेक्रेट फॉरेस्ट आपको समझा देती हूँ। सेक्रेट फॉरेस्ट एंड सेक्रेट ग्रूव्स, इसमें आपको दोनों पढ़ना है, सेक्रेट फॉरेस्ट एंड सेक्रेट ग्रूव्स। इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई बात लॉन्ग बड़े पॉपुलेशन को अनकंडीशनली मनवाना हो, बेस्ट थिंग है उसको कहीं ना कहीं रिलीजन से जोड़ दो, क्योंकि टाइम इमेमोरियल से ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी रही है, हम गॉड फियरिंग है एंड हम रिलीजन को बहुत क्वेश्चन नहीं करते। आपने कभी इमेजिन किया है पहले जमाने में एक राजा इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता था? इंडिया उस वक्त अभी के इंडिया से भी बड़ा, केवल एक राजा, राइट, कैसे करता था? बड़ी जनता उसकी एक बात कैसे मान लेती थी? हमने बहुत सारी चीजों को विदाउट क्वेश्चनिंग, अगर हम सबको लॉजिक देने लग गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाई कर लो, बस बात खत्म। आप रिलीजन से जोड़ दो। जैसे हमने बरगद बैनियन ट्री को रिलीजन से जोड़ दिया, राइट, हम पूजा करते हैं बड़ सावित्री, इस सब में हम नीम बोल रहे, पीपल के पेड़, बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक बैनियन ट्री, सिंगल बैनियन ट्री को आप एक कंप्लीट इकोसिस्टम मान सकते हैं। इसका जो एबायोटिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, अब बैनियन ट्री में देखो कौन कौन रहता है, आपकी चिड़िया रहती है, स्नेक रहता है, स्क्विरल्स रहते हैं, मंकीज रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, कितने सारे एनिमल्स के एंड अदर प्लांट्स, फंजाई क्या का वो हैबिटेट है। एक बरगद का पेड़ काट दोगे, कितने बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज आपके खतरे में आ जाएंगे। हमने उसको रिलीजन से जोड़ दिया। बरगद के पेड़ की पूजा करें तो ऑब्वियसली मोहल्ले में एक बरगद का पेड़ होना जरूरी है। इतना बड़ा पेड़ है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वातावरण प्यूरिफाइड होगा, वाटर साइकिल मेंटेन्ड होगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन्ड होगी, तो आपने उसको रिलीजन से जोड़ दिया। वैसे ही बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एंड ग्रूव्स हमने आइडेंटिफाई किए जो बायोडाइवर्सिटी रिच है, बहुत स्पीशीज पाए जाते हैं। अब ह्यूमन की नजर से कैसे बचाए, उसका मिसयूज ना हो, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग नहीं हो, हमने उसको रिलीजन से जोड़ दिया। इस जंगल में जो जाता है, अगर एक भी पेड़ इसका काटता है, उसके फैमिली में कोई ना कोई ट्रेजेडी होता है, राइट। लोग वहां डर से उस फॉरेस्ट का एक पत्ता भी उठाने नहीं जाएंगे, वो नेचुरली कंजर्व हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से देयर आर मेनी फॉरेस्ट, देयर आर मेनी ग्रूव्स, देयर आर मेनी पॉन्ड्स, देयर आर मेनी लेक्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड sacred. That is again an in situ conservation. Automatically natural habitat आपका कंजर्व हो जाता है। कुछ ऐसे sacred forest के आपको एंड ग्रूव्स के आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए। चलिए याद करते हैं। These are undisturbed forest जहां ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। Such forest include रेयर, इंडेंजर्ड, एंडेमिक स्पीशीज। ये वैसे फॉरेस्ट है जहां बहुत रेयर प्लांट्स पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। एंडेमिक मतलब वहीं पाए जाते हैं, एंड बहुत सारे एंडेंजर्ड जो खत्म होने की कगार पर वो पाए जाते हैं, वैसे जगह को हमने सीक्रेट, so such sacred groves are found in खासी एंड जंतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय में एक खासी एंड जंतिया हिल्स एक रीजन है, वो एक सीक्रेट ग्रूव में आता है। सेकेंड इज द वेस्टर्न घाट रीजन, राइट। वेस्टर्न घाट रीजन इज एक्चुअली अ प्लेस फॉर अ वेरी, बहुत सारे एम्फीबिया जो थ्रेटन्ड है वो यहीं पर है। अगर गए तो शायद दुनिया से चले जाएंगे। सो सेकेंड मैंने क्या बताया, दैट इज योर वेस्टर्न घाट रीजन। थर्ड, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो अरावली हिल्स है वहां पर भी इट्स अ गुड बायोडाइवर्सिटी जोन, अ गुड
जोन जहाँ बहुत स्पीशीज हैं जो एंडेमिक है, एंडेंजर्ड है, दैट इज अगेन अ सेक्रेड फॉरेस्ट, राइट। एंड चौथा है आपका सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इन फॉरेस्ट को भी हमने सेक्रेड फॉरेस्ट कहा है, राइट। इसके साथ आपका इन सीटू स्ट्रैटेजीज कंप्लीट, जिसमें आपने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेड ग्रूव्स एंड फॉरेस्ट। अब आ जाते हैं एक्सीटू। एक्सीटू मतलब जब आप एनिमल्स को, प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से ले जाकर एक आर्टिफिशियल मैन मेड स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो एंड प्रिजर्व करते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल में आएगा बोटानिकल गार्डन फॉर प्लांट्स, जूलॉजिकल पार्क्स यानी कि जू फॉर एनिमल्स, एंड आर्बोरेटा। आर्बोरेटा क्या है? ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर प्लांट्स ग्रो होते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस में, ठीक से, दिस इज एन आर्बोरेटा। एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस में हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो आर सम ऑफ द एक्सीटू। इंडिया में करीब 35 बोटानिकल गार्डन्स एंड 275 जू पाए जाते हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है चैप्टर में, यू हैव टू लर्न इट, राइट। 35 बोटानिकल गार्डन्स एंड 275 जू पाए जाते हैं, ठीक। जिसमें डियर पार्क्स, एक्वेरिया, सफारी पार्क्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, हो गया। इसके अलावा एक्सीटू कंजर्वेशन में बोटानिकल गार्डन, जू, आर्बोरेटा के अलावा देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या होता है? जब आप किसी चीज को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं। नाउ -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सपोज मेरे पास कोई एक सीड है एंड आई वांट टू प्रिजर्व दिस सीड। आज के दिन मैंने एक और वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी प्लांट का बना दिया है, बट हम चाहते हैं कि पुराना सीड, पुराना वैरायटी का कम से कम सीड प्रिजर्व्ड रहे, ताकि कभी अगर मुझे जरूरत हो तो आई कैन गो बैक, आई कैन लुक बैक टू माई ओल्डर प्लांट। तो इस सीड को कहाँ कंजर्व करें? अगर आप नॉर्मल बॉटल में उसको कंजर्व कर देते हैं तो आपको पता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस है उसमें माइक्रोब्स काफी एक्टिव होते हैं, और ये माइक्रोब्स इस सीड को, इसके अंदर जो प्लांट है उसको डिकम्पोज कर देंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो माइक्रोब है ये जो डिकम्पोज करेंगे तो क्यों करेंगे? बिकॉज दे हैव सर्टेन एंजाइम्स, एंड आपको पता है हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे काम करता है, राइट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करता है। अब अगर इसको हम -196 डिग्री पर रख देते हैं, दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो -196 डिग्री पर काम कर सकता है। एंड नाइट्रोजन की खास बात क्या है? वो -196 में भी लिक्विड है, जमता नहीं। तो अगर मैंने नाइट्रोजन में किसी चीज को डाल दिया, सीड को डाल दिया, तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो जम गया, फ्रीज कर गया और सीड को उसने खराब कर दिया, ठीक। सो दैट इज एन एक्सीटू कंजर्वेशन टेक्निक। बहुत सारे सीड्स को, बहुत सारे गैमेट्स को, बहुत सारा कोई एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, से टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा है, उसके गैमेट्स को हमने प्रिजर्व कर लिया, ताकि अगर बाई चांस वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके हम क्लोन्स बना सके। उसके सेल्स को हमने प्रिजर्व कर लिया, तो यहां पर बॉडी के बाहर एक आर्टिफिशियल कंडीशन में हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज एन एक्सीटू कंजर्वेशन। तो एक्सीटू कंजर्वेशन में एक मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां स्टोर करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन। मैंने बता दिया है कितना टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यहां लंबे समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं। Gametes of threatened species, many of the seeds, they can be preserved, they can remain viable and fertile for long period using this technique. इस टेक्निक से ये gametes, ये seeds लंबे समय तक viable रहेंगे, right? Now next let us come to the next XC2 is micropropagation. Micropropagation टिश्यू कल्चर को बोलते हैं, राइट। टिश्यू कल्चर में हम करते क्या है? अगर हमको मात्र किसी प्लांट का एक सेल मिल जाए, मेरा एक प्लांट है जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत घट गई है, तो मुझे बस उसका एक सेल दे दो। मैं उस सेल को कल्चर मीडियम में डालकर, कल्चर मीडियम इज न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट, मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, दैट न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यूट्रिएंट्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, आयंस, मिनरल्स के अलावा हार्मोन, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन भी होता है। सो इट हैज हार्मोन, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। इसमें आप इस सेल को डाल दो,
राइट, ये जो एक सेल है आप इसको डाल दो, कुछ दिन बाद ये सेल डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बना लेगा। ऐसा मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम कहते हैं कैलस। ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल के मास को हम कहते हैं कैलस। ये कैलस के सेल्स को बाद में जब आप ईच सेल को आप अलग कर दो, अलग अलग पेट्री डिश में डाल दो, अब आप क्या करो, ये ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन जो शुरू में आपने बराबर मात्रा में लिया था, अब अगर ऑक्सीन बढ़ा दोगे तो इसमें रूट आ जाएगा, साइटोकाइनिन बढ़ा दोगे तो शूट आ जाएगा। इस तरह से हर एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल एक प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने एक सेल से एक प्लांट के एक सेल से अनेक प्लांटलेट्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने जनरेट कर दिए। अब इस प्लांटलेट जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, आप इसको बाहर नेचुरल हैबिटेट में लगा दो, ये बड़े हो जाएंगे एंड प्लांट लार्ज स्केल में वापस रिकवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो माइक्रो प्रोपगेशन इज अगेन अ मेथड ऑफ ex situ कंजर्वेशन। ठीक है, ex situ कंजर्वेशन में आपने सीड बैंक्स, लास्ट आपको बता रहे सीड बैंक, मैंने कहा ना बहुत सारे प्लांट के सीड्स हम लोग रोज नए हाइब्रिड वैरायटी प्लांट्स के बना रहे, पुराने के सीड्स हम चाहते पुराने प्लांट्स भी हमारे कब्जे में रहे, कभी जरूरत हो तो कुछ जीन्स के लिए हम उन पे लुक बैक कर सके, तो सीड बैंक्स पाए जाते हैं। जैसे पैसे के बैंक होते हैं ना, वैसे सीड बैंक, पॉलन बैंक, वहां आपके सीड वेरी लो टेम्परेचर में प्रिजर्व रहते, कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होता एंड लार्ज टाइम तक वो अपने आप को वायबल रख सकते। सो सीड बैंक्स। So I think with that ex situ conservation technique should come to an end. Yes, उसके बाद hotspots है। So ex situ and in situ में एक बार हम लोग देख लें। So conservation techniques basically दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एक है आपका ex situ और एक है आपका in situ। in situ conservation में आपने 4 टेक्निक पढ़ा, नेशनल पार्क्स, राइट, आपने पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने पढ़ा तीसरा बताओ, यस, बायोस्फीयर रिजर्व, एंड चौथा पढ़ा आपने सीक्रेट ग्रूव्स एंड सीक्रेट फॉरेस्ट। एक्स सिटू कंजर्वेशन टेक्निक में आपने पढ़ा मेनली प्लांट्स के लिए सी बोटानिकल गार्डन्स एंड आर्बोरेटा एक्सेट्रा, आपने पढ़ा एनिमल्स के लिए आपने पढ़ा जू, इसके अलावा आपने पढ़ा क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके अलावा आपने पढ़ा टिश्यू कल्चर एंड आपने पढ़ा सीड बैंक एंड पॉलन बैंक्स, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट। एक वर्ड चैप्टर एंड करने से पहले और बताएंगे, दैट इज हॉटस्पॉट। व्हाट इज हॉटस्पॉट? इस दुनिया में वैसे एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां एरिया कम है लेकिन बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी उधर पाया जाता है एंड दोज बायोडाइवर्सिटीज आर एंडेमिक। फिर से सुनो, दोज एरियाज राइट विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक, दोज, एक तो यहां बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी पाए जाते हैं, बहुत तरह की स्पीशीज डाइवर्सिटी पाए जाते हैं, दे आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब वो नॉर्मली यही पाए जाते और बहुत कम और जगह में पाए जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और वो खतरे की कगार पर हैं, राइट। ऐसी एरियाज को हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहते हैं, अगर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक, पहले उन एरिया से स्टार्ट करिए जहां कम एरिया में ज्यादा वैरायटी है और जो केवल वही पाया जाता है और खतरे की कगार पर है, क्योंकि अगर वो वहां से खत्म हो गया तो फिर वो और कहीं नहीं पाया जाता, तो उसको फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। एक होता है ना, कोई एक प्लांट है जो यहाँ पाया जाता है से इंडिया में, और अगर से सपोज वो चाइना में भी पाया जाता है, तो अगर इंडिया में वो वैरायटी खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं दुनिया में उसकी एक और वैरायटी है जिसकी वजह से हम उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर वो सिर्फ यही पाया जाता है और अगर यहां से भी खत्म हो गया तो दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। ऐसे रिच बायोडाइवर्सिटी जोन को अगर पहले बचाया जाए, क्योंकि वहां पे वैरायटी ज्यादा है और वो खत्म होने की कगार पर है, राइट, तो क्या होगा कि हम एक तरह से वैसे एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, पहले उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे एरिया जहां कम बायोडाइवर्सिटी है हम उतना ही बड़ा सेम एरिया ले रहे हैं, राइट, सेम एरिया एक और जगह ले रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी 100 है, सेम एरिया एक और जगह ले रहे हैं, यहां 50 है, तो ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो 100 प्रोटेक्ट होंगे, इसको करेंगे तो 50 प्रोटेक्ट होंगे, राइट।
ऐसे जोन्स को हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है, राइट. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन योर एनसीईआरटी. हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. मैंने कहा ना, यहाँ की स्पीशीज एंडेमिक भी है और एंडेंजर्ड भी है. इनिशियली वर्ल्ड में 25 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन बाद में और ऐड किए एंड आज के दिन 34 हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, ऑफ विच 3 आर इन इंडिया ऑल्सो. इनमें से 3 इंडिया में है. पहले कितने थे? 25. आज कितने हैं? 34. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन. इंडिया में कितने? 3. इंडिया के तीनों का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, राइट. तो देखो यहाँ पर एक मैप मैंने डाला है. आई एम जस्ट शोइंग द एरियाज जो हॉटस्पॉट है. देखो ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एंड सो मेनी प्लेसेस. सो इंडिया में भी 3 हॉटस्पॉट एरियाज आपके आइडेंटिफाइड हुए हैं. व्हाट आर दोज 3 एरियाज? वन इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, राइट. वन इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका. गॉट इट. सेकेंड इज इंडो बर्मा, this area, Indo-Burma, and the third is Himalaya. These are the 3 regions जहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच है, एंडेमिक है एंड एंडेंजर्ड है, और जिनको अभी प्रिजर्वेशन में प्रायोरिटी में रखा गया है. ठीक. क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ हॉटस्पॉट. पहले तो डिफाइन करिए, एंड फिर हाउ मेनी देयर आर देयर इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी आर देयर इन इंडिया, नेम देम. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे. ये हॉटस्पॉट्स करीब 2% ऑफ लैंड एरिया को कवर करते हैं, लेकिन अगर केवल इन 2% एरिया को पहले प्रोटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो आपका ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन 30% से कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. इमेजिन हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड का केवल 2% एरिया है, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है कि अगर इनको प्रिवेंट कर लिया तो 30% हमारे कंट्रोल में आ जाएगा. Is that clear? So with that, this has come to an end. उसके अलावा लास्ट टॉपिक, सॉरी मैं बार बार लास्ट कर रही हूं, आपको पढ़ना है, दैट इज द समिट्स. वर्ल्ड ओवर जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, वो एक साथ जुटे हैं इस बात पर वार्ता, डायलॉग करने के लिए कि हम कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाएं, कलेक्टिव क्या कदम उठाएं. दिस इज कॉल्ड एज समिट्स. World over, we have had many summits where representative from all the major countries of the world, they sit together, साथ बैठते हैं और वार्ता, they put up a dialogue. हमें क्या कदम, कलेक्टिव कदम उठाने चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. ऐसे 2 समिट आपको पढ़ने हैं, राइट. पहला, दिस इज द हिस्टोरिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन, जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में होल्ड हुआ था. इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992. बहुत पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, हमको पता है बेटा, राइट. इट इज एक्सट्रीमली ओल्ड थिंग्स वी आर स्टडीइंग, बट जो सिलेबस में वही पढ़ना है, ठीक. इसमें इसका मेन मुद्दा क्या था? इट कॉल्ड अपॉन ऑल द नेशंस कि आप कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट मेजर लें जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सके और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में सोचें. ठीक है, इसका मेन मुद्दा था कैसे कंजर्व करें एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें. नेक्स्ट इज जो आपको पढ़ना है वो है 2002 में. सोच रहे हो 1992 के बाद 2002 आप पढ़ रहे हो, 10 साल बाद का, और अभी भी आप अगर देखोगे तो कितना पुराना है. 2002 एंड 2020 18 साल पुराना, बट जो है पढ़िए, राइट. आप पढ़ते हैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था. कहां हुआ था? जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका. इसमें 190 कंट्रीज ने एक पैक्ट साइन किया था कि हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट अ ग्लोबल एंड रीजनल लेवल बाय 2010. ठीक है, 2010 तक का कमिटमेंट था और हम 2020 में भी आज इसी को पढ़ रहे हैं. ठीक, तो ये दोनों समिट आप पढ़ेंगे, आएगा, शॉर्ट नोट के लिए आएगा, मेडिकल के लिए आएगा. सो विद दैट द चैप्टर कम्स टू एन एंड. हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन एंड एथिकल इश्यूज. फिर आया देन हाउ डू वी कंजर्व इट, एक्स सिटू अप्रोच, इन सिटू अप्रोच, एंड ये कंजर्व कर सके इसका संदेश, मैसेज, हाउ टू कम अप कलेक्टिवली फॉर दैट and how to spread the message, uniform message. We had many summits. So these 3 things, summits, conservation strategies and why should we conserve, reverse में बता रहे, ये आज हमने पढ़ा.
आपको बताएं, इससे पहले मैं आज का लेक्चर एंड करूं, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ एक बार एनसीईआरटी में देखें कि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यहां से हम आज पढ़े हैं लास्ट तक। देयर आर मेनी रीजंस, राइट, बट मेनली नैरो यूटिलिटेरियन। सारे एग्जाम्पल देख लेना, लाइक फॉर फूड, फायरवर्ड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाओ ब्रॉड यूटिलिटेरियन। ब्रॉड यूटिलिटेरियन में आएगा आपका लाइक ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, ठीक है। आप वही बोल रहा है, देखिए नेबरहुड या हॉस्पिटल में कितना पैसा लग जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको फ्री में मिल रहा है, राइट। एंड एथिकल, इट्स रियली रॉन्ग दैट दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अस, सो फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली ये गलत है, हो गया। नाउ हाउ डू वी कंजर्व, देन वी विल कंजर्व बाय टू अप्रोचेस। वन इज इन सिटू कंजर्वेशन, जब we save the entire forest, then that's called as in situ. and जब हम आर्टिफिशियली करते हैं कहीं ना कहीं होगा, तब हम उसको कहते हैं ex situ. आपका ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, दैट इज समथिंग जो नए एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, कहता है व्हाट इज अ थ्रेटन्ड या इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, उसका डेफिनेशन क्या है, याद कर लेना, सब चीज याद कर लेना बेटा। तो ये हो गया इन सिटू अप्रोच, ये दिख गया मुझे एक्स सिटू अप्रोच। इन सिटू एक्स सिटू में मेनली हम किसको कंजर्व करना चाहते हैं, एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड। व्हाट इज एन एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड और नियर फ्यूचर। वाइल्ड में अभी या आगे समय में वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड। इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है नई चीजें जो ऐड कर रहे हैं ये लोग क्वेश्चन में पूछते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में हम लोग यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर एक वर्ड आता है हॉटस्पॉट, ठीक है। इन सिटू में हॉटस्पॉट जो कंजर्व करें, पहले किसको कंजर्व करें, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का डेफिनेशन क्या है, मैंने जो भी बताया भूल जाओ, मैंने तो बताया बायोडायवर्सिटी रिच है, जो एंडेमिक है, एंड जो थ्रेटेंड है। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दे आर बायोडायवर्सिटी रिच, दे हैव हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। देयर इज एंडेमिज्म, दे आर एंडेमिक, गुड, ठीक, एंड दे आर ऑल्सो एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड को नहीं डाला है आपके स्कूल में, बोर्ड में, मेडिकल में, जब डेफिनेशन आपको देखना होगा आप यही कहेंगे, ठीक, दे हैव हाई स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक, देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। इनिशियली 25 था, नाउ दे हैव कम टू 34। 3 आर देयर इन इंडिया, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ठीक है। ये हो गया इंडो बर्मा एंड हिमालय, हो गया। नाउ वी विल कम टू, अगर इनको हम ध्यान दें तो 30% से ही आपका घट जाएगा। तो इन सिटू कंजर्वेशन में हमारे पास क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में जो 14 है, नेशनल पार्क जो इंडिया में 40 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो 448 है, ठीक है। आप केवल वही स्टैटिस्टिक्स याद करना जो एनसीईआरटी, मैंने जो एक्स्ट्रा दिया है वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग के पास है सीक्रेट फॉरेस्ट, अच्छा इनका डेफिनेशन नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व पर्टिकुलरली कर लेना, मैन एंड बायोस्फीयर, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, एंड उसके 3 जोन्स है, ये जरूर याद कर लेना। सीक्रेट ग्रुप में खासी एंड जंतिया, मेघालय, अरावलीज हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सरगुजा, चंदा, बस्तर, इन मध्य प्रदेश एंड मेघालय में भी बहुत सारे ऐसे जगह है। मैं एनसीईआरटी में जो जो अंडरलाइन करती हूँ आप भी अंडरलाइन किया करो, राइट। एनसीईआरटी का रीडिंग मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब तो केवल मेरे को आपके साथ ऑडियो रिवीजन टेप्स बांटने हैं, जिसमें आप एनसीईआरटी को आंख बंद करके या सिर्फ एनसीईआरटी खोलकर रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये सब देखने की जरूरत नहीं है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपका आएगा जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी एक्सेट्रा, ठीक है। अगर नंबर नहीं दिए जू वगैरह के, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में नहीं मत करना, ठीक है। इसके अलावा है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स टिश्यू कल्चर एक्सेट्रा आपका दिया हुआ है। उसके बाद 2 समिट है, द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो 1992 एंड द वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका में 2002 जोहान्सबर्ग में 190 कंट्रीज आपके आए थे, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अलावा इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की भी बात कर रहा है, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, टेस्ट ट्यूब को भी बोल रहा है। जब हम टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, इन विट्रो एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, जरूरी नहीं है वो एग्स ह्यूमन के ही एग्स हो,
प्लांट्स एनिमल्स के, जब आर्टिफिशियल मीडियम में हम एग्स को फर्टिलाइज करते हैं एंड फिर उससे बच्चों को प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि क्लोन्स वगैरह जो बनाते हैं, उसको भी XC2 में डाला है. हो गया. So great. So finally we come to an end to today's chapter. Next lecture, past 10 years board question papers. उसका next past 10 years medical question paper बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि क्या आता है इस चैप्टर से और मुझे कितना आता है. Am I able to solve or not? Right? So हम जल्दी मिलेंगे next 2 lectures में पेपर डिस्कशन के साथ. आपको क्या करना है, बस पढ़ते रहिए. I'm sure you can do it. पढ़ते रहिए. और बिफोर आई साइन ऑफ, जैसा मैं हमेशा कहती हूं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. विद दोज वर्ड्स आई साइन ऑफ with a promise to meet soon. Good luck and goodbye.